हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। इस वक्त अंश तालाब के किनारे खड़ा होकर 5 साल में बीती अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था, जिसमें वह किसी जिंदा लाश से कम नहीं था। इन 5 सालों में बिना ईशानी के उसके लिए ज़िंदगी जीना ना जीना एक बराबर था। पर आज ईशानी को खुद से मुंह तो मोड़ता देख कर जितनी तकलीफ़ उसे हुई थी, उतनी तकलीफ़ तो शायद उसे पूरे 5 साल में भी नहीं हुई थी। अंश अपनी सूनी आंखों से तालाब को देख रहा था। यह वही तालाब था जिसके किनारे हमेशा ईशानी, अंश, ओम, क्रिस, दक्ष पांचों दोस्त आकर बैठा करते थे। पर आज अंश यहाँ पर अकेला खड़ा था, यह सोचकर कि आज वह अकेला रह गया है। उसके चारों दोस्त में से कोई भी उसके साथ नहीं है। अंश की आंखों में आंसू बहने लगे। उसके लिए उसके दोस्त उसका परिवार थे। बचपन से लेकर आज के से 5 साल पहले तक अंश की दुनिया अपने दोस्तों के बीच ही घूमती थी। पर पिछले 5 साल से अकेलापन क्या होता है यह अंश अच्छी तरह से जान गया था। उसे अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत किसी चीज़ से थी तो वह इसी अकेलेपन से थी। अंश अपनी सूनी आंखों से तालाब को देखते देखते अंश घुटनों के बल तालाब के किनारे बैठ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, क्यों मेरे साथ यह सब कुछ हुआ? आखिर ऐसी कौन सी गलती की थी मैंने नहीं समझ पाया। अपनी फीलिंग्स को दोस्ती और प्यार के बीच कंफ्यूज हो गया था। पर आपने मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी भगवान? मुझे मेरी मोटो छीन ली। वह तू मुझे अनजान लोगों की तरह ट्रीट करती है। मेरे दोस्त मुझसे छीन लिए, मुझे मेरा सब कुछ छीन लिया। काफ़ी देर तक अंश तालाब के किनारे घुटनों के बल बैठा रहा। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि उसे यहाँ पर आए हुए सुबह से शाम हो चुकी है। अंधेरा हो चुका था, पर अंश वहाँ से उठने को तैयार नहीं था, क्योंकि अंश को कहीं न जाने का मन ही नहीं था। अंश ने जब देखा कि अंधेरा हो गया है, वह धीरे से घुटनों के धीरे से उठकर खड़ा हुआ। पर जैसे ही वह खड़ा होने को हुआ, वह लड़खड़ा गया और फिर नीचे गिर गया। उसके घुटने बुरी तरह से छिल गए थे। उसे अब खड़ा होने में भी प्रॉब्लम हो गया रही थी, क्योंकि अंश लगातार 2-3 घंटे से अपने घुटनों के बल तालाब के किनारे जो पत्थर से थे उन पर अपने घुटनों रख के बैठा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त ओम, दक्ष, क्रिस तीनों पूरी मुंबई में अंश की बॉडीगार्ड के साथ उसे ढूंढ रहे थे। कपूर फैमिली से उन तीनों को कोई बार कॉल आ चुके थे कि क्या अंश उनके साथ है। ओम को सिया ने ईशानी के घर में हुए एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ बता दिया था, इसलिए उनको काफ़ी परेशानी हो रही थी कि अंश इस वक्त कहाँ है। पूरे दिन में अंश गायब था। ओम, दक्ष, क्रिस काफ़ी परेशान थे। भले ही ओम ने पिछले 5 सालों से अंश से बात ना की हो, पर ऐसा नहीं था कि वो अंश से नफरत करता था। ओम अच्छे से जानता था कि वो जो कुछ भी 5 साल पहले हुआ उसमें भले ही गलती अंश की थी, पर अंश की गलती इतनी भी बड़ी नहीं थी जितनी सजा उसने था कि अंश इन 5 सालों में ईशानी के लिए कितना तड़पा है। कृष्ण ने ओम की तरफ देखते हुए कहा, हमने पूरी मुंबई छान ली पर वह कहीं नहीं मिल रहा। आखिर गया कहाँ? यह अंश इस वक्त तीनों बहुत परेशान लग रहे थे। क्रिस और दक्ष तो जानते थे कि इन 5 सालों में अंश ईशानी को ढूंढने के लिए कितना पागल हो चुका था, इसलिए उन लोगों को अंश के लिए डर लग रहा था, क्योंकि आज ईशानी से खुद को अनजान की तरह ट्रीट करने के बाद अंश को कैसा महसूस हो रहा होगा, ये सोचकर ही उन लोगों को अंश के लिए बुरा लग रहा था। गाड़ी चलते चलते ओम ने अचानक से ब्रेक मारा। उसके इस तरह से ब्रेक मारने से कारण दक्ष का सर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा। दक्ष ने चिल्लाते हुए कहा, ओम तू पागल हो गया है? तू पहले तो से ही हम अंश के लिए परेशान हैं और तू अब क्या कर रहा है? हमें भी मारना चाहता है? दक्ष की बात को इग्नोर करते हुए ओम ने कुछ सोचते हुए कहा, जब हम सब परेशान होते हैं तब कहाँ जाते हैं? ओम की बात सुनकर दक्ष ने उसे घूरते हुए कहा, पागल खाने। ओम ने चिल्लाते हुए कहा, दिमाग मत खराब करो कर बात। जब हम सब परेशान होते हैं तब कहाँ जाते हैं? ओम की बात सुनकर कृष्ण ने जल्दी से कहा, तालाब के किनारे, जहाँ पर हम बचपन से लेकर ईशानी के मुंबई छोड़ने तक की बात सुनकर ओम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं दक्ष के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। ओम ने कहा, जरूर वह वहीं गया होगा। ओम की बात सुनकर दक्ष ने कहा, पर अभी तो अंधेरा हो चुका है और तू जानता है ना, अंधेरे में वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्या सच में अंश अभी भी वहीं होगा? ओम ने गाड़ी तालाब की तरफ ले जाते हुए कहा, पता नहीं, पर हम वहीं जा रहे हैं उसे ढूंढने, क्योंकि अब वही एक जगह बची है जहाँ पर हमने उसे नहीं ढूंढा। ओम तेजी से अपनी गाड़ी को उससे तरफ लेकर जा रहा था।
तीनों के चेहरे पर अभी भी परेशानी नजर आ रही थी, क्योंकि इस वक्त रात के 9 बज चुके थे। वहीं तालाब के किनारे अंश, जो कि काफी मुश्किल से खड़ा हुआ था, उसके घुटनों घुटनों में इतना दर्द था कि उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। अंश जैसे ही ठीक से खड़ा हुआ, उसे तालाब का शांत पानी नजर आया। इस वक्त चांद की रोशनी में उसे तालाब का पानी चमकता हुआ महसूस हो रहा था। आज भी से आज फिर से सुनी आंखों से तालाब को देखने लगा, जैसे उसके अंदर ईशानी का अक्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। तभी अंश को पानी के बीच में ईशानी नजर आई, जो मुस्कुराते हुए इसे अपनी तरफ बुला रही थी। ईशानी को इतनी रात को पानी के अंदर देख कर अंश ने घबराते हुए कहा, मोटू तुम वहाँ क्या कर रही है? बाहर आ जल्दी। ईशानी मुस्कुराते हुए अंश को अपने हाथों से इशारे से पानी के अंदर बुला रही थी। अंश ने घबराते हुए कहा, मोटू अंदर क्या कर रही है? तू बाहर आ जल्दी। ईशानी की आवाज़ अंश को नहीं आ रही थी, उसे सिर्फ यह दिख रहा था कि ईशानी हाथों से इशारे से उसे अपने पास बुला रही है। अंश इस वक्त इतना ज़्यादा डिप्रेस था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ था कि जो कुछ भी वो देख रहा है वो सिर्फ एक छलावा है, उसके वहम है। उसके चेहरे पर घबराहट और नजर आ रहा था। अंश ने जल्दी से अपने कदम पानी के अंदर बढ़ाते हुए कहा, मोटू तू रुक, मैं आ रहा हूँ। अंदर मत जा, पानी बहुत गहरा है। अंश बड़बड़ाते हुए हाथों के इशारे से अपनी तरफ बुला रही है। इस वक्त अंश कंधों तक गहरे पानी में जा चुका था, फिर भी उसे एहसास नहीं हुआ कि वो क्या कर रहा है। वह अभी भी अपने सामने ईशानी का अक्स, जो कि उसे दिख रहा था, उसे अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा था। वही दूसरी तरफ ओम तेजी से गाड़ी तालाब के किनारे लेकर आ गया। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और दौड़ता हुआ तालाब की तरफ देख आया, और उसके पीछे पीछे ही दच केस दोनों आए। सबसे पहले ओम का ध्यान अंश की तरफ गया, जो इस वक्त तालाब के अंदर जा रहा था। अब तक पानी अंश के कानों तक पहुंच चुका था। यह देखकर ओम ने चिल्लाते हुए कहा, अंश तू क्या कर रहा है? बाहर आ। पर ओम की आवाज़ अंश के कानों में नहीं पड़ रही थी। वह अपनी ही धुन में पानी के अंदर जा रहा था। ओम, दक्ष, क्रिस तीनों के चेहरे पर घबराहट और परेशानी नजर आ रही थी, क्योंकि यह तालाब काफ़ी गहरा था और इस वक्त रात का समय हो गया रहा था, और अर्नस्टोन की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। यह देखकर ओम ने जल्दी से पानी के अंदर छलांग लगा दी। ओम को कूदते देखकर दक्ष ने भी अपना कोट निकालकर फेंक दिया और वह भी पानी के अंदर कूद गया। कृष्ण ने भी ऐसा ही किया। तीनों तेजी से अंश की तरफ बढ़ने लगे, पर अंश अभी भी गहरे पानी के अंदर जा रहा था। अब तक अंश की आंखों तक पानी पहुंच चुका था, फिर भी उसे होश नहीं था। वो लगातार ईशानी को आवाज़ दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ईशानी किसी परेशानी में है। ओम, दक्ष और किस तैरते हुए जल्दी से अंश के पास आ गए। अंश, जो कि अब तक पूरी तरह से डूब चुका था, उसका हाथ क्रिस पकड़ लिया और दूसरा हाथ दक्ष के ने, और उसे अपने साथ तैरते हुए खींचने लगे। अंश इतना ज़्यादा थक गया था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर भी वह ईशानी का नाम ले रहा था। कुछ देर बाद तीनों तैयार करते हुए अंश को पानी में के किनारे तक ले आए। अंश अब तक बेहोश हो चुका था। दिन भर कुछ न खाने पीने की वजह से और कई घंटों तक घुटनों के बल बैठने के कारण ऊपर से वह सीधा लंदन से ईशानी के घर ही गया था। इतनी लंबी फ्लाइट लेने के बाद इतना थकावट भर दिन उसके लिए काफ़ी हद तक था। ऊपर से उसने मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा ले लिया था कि अब उसे आराम की ज़रूरत थी। किनारे पर लाने के बाद तीनों ने अंश को लिटा दिया और ओम उसके पेट से पानी बाहर निकालने लगा। अंश ने अपने मुंह से पानी उबालना फेंक शुरू कर दिया। ओम के चेहरे पर इस वक्त गुस्सा नजर आ रहा था, वहीं दक्ष और किस के चेहरे पर परेशानी और चिंता नजर आ रही थी। वह अपने दोस्त अंश को हमेशा एक जिंदा दिल इंसान समझते थे, उसे ऐसी हालत में नहीं देख पा रहे थे। उन तीनों को लग रहा था कि अंश सुसाइड करने वाला था। पानी उगलने के बाद अंश ने धीरे से अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसे अपने धुंधला धुंधला नजर आया, पर ठीक से देखने के बाद उसे अपनी आंखों के सामने ओम, दक्ष और कृष्ण नजर आए। उन तीनों को देखकर अंश ने धीरे से कहा, ईशानी, उससे मदद की जरूरत है, वह अंदर है। अंश इससे पहले ही कुछ और कह पाता, उसके मुंह पर ओम ने जोरदार मुक्का मारा। दक्ष और कृष्ण हैरानी से ओम को देख रहे थे। ओम ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, कहाँ? अगर मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर मरना। क्यों हम सब लोगों को परेशानी में डालकर यहाँ करने के लिए आ गया? क्या तू इतना कमजोर है? वक्त बेहद गुस्से में लग रहा था। वही ओम की बात सुनकर अंश हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कब यहाँ पर मरने के लिए आया है।
अंश कंफ्यूज में था। तभी ओम ने अंश की कॉलर पकड़कर उसे जोर जोर से हिलाते हुए कहा, अगर गलती की है तो उसे सुधारने की कोशिश करिए, हम मरने की कोशिश नहीं। और तेरी गलती इतनी भी बड़ी नहीं है कि ईशानी तुझे माफ़ न करे। तूने एक बार भी सोचा कि अगर तू मर गया तो तेरे बच्चे उसे समझ नहीं आ रहा था ओम क्यों उसे कह रहा है कि वह सुसाइड करने के लिए आया था, जबकि अंश तो यहाँ पर अपना गम भुलाने और बचपन की कुछ पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए आया था। ओम ने देखा कि जब अंश उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा, तब उसने गुस्से में अंश का कॉलर खींचते हुए कहा, अब क्या गूंगा हो गया है? बोल, क्यों तालाब में कूद कर मरना चाहता था? ऐसी कौन सी आफत टूट पड़ी तेरे ऊपर? बस ईशानी ने तुझे किसी अजनबी की तरह ट्रीट किया, यही ना? तो मना उसे उसे तकलीफ़ हुई है क्योंकि बचपन से तुझसे प्यार करती थी। मुझे उसकी सारी तकलीफ़ है पल पर भर में नज़र आ जाती है थी, पर तुझे बचपन से लेकर बड़े होने तक उसकी आंखों में खुद के लिए प्यार नज़र नहीं आया। जो गलती तूने की है अंश, उसे सुधार, न कि उसकी तरह से अपनी जान देकर सब कुछ ख़त्म करते हुए। तूने कभी सोचा है तेरे तीनों बच्चों, जो कि अब तक जानते भी नहीं कि उनके फादर कौन है, उनका क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनके फादर है यही नहीं तू? क्यों अपने बच्चों के सर पे अपने बाप का सर उठाना चाहता है? ओम की बातें सुनकर अंश ने कंफ्यूज से कहा, पर मैं कब सुसाइड करने के लिए यहाँ पर आया था? अंश की बात सुनकर दक्ष ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तो फिर तालाब में इस वक्त तू नहाने के लिए गया था, वह भी पूरा डूबने तक? दक्ष की बातें सुनकर अंश ने मासूमियत से कहा, नहीं, मोटू मुझे अंदर बुला रही थी इसलिए मैं उसके पास जा रहा था। वह अकेली पानी के अंदर थी ना, इसलिए। अंश की बात सुनकर दक्ष ओम के इस गुस्से से उसे घूरने लगे। तभी दक्ष मुस्कुराते हुए कहा, सुसाइड करने के लिए आए तो यहाँ पर हम तीनों पागल हैं। तुम्हें बचाने के लिए पागलों की तरह आधी रात को तालाब में कूद गए। हमें तो मज़ा आता है ऐसे करने में। दक्ष की बात सुनकर अंश ने दक्ष को और बाकी दोनों की तरफ देखा, जो इस वक्त पूरी तरह गीले हो चुके थे। अंश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर सुसाइड करने के लिए नहीं आया था। मैं इतना जो कमज़ोर नहीं हूँ कि सिर्फ मोटू के मुझे माफ़ नहीं किया इसलिए सुसाइड कर लूँगा। अगर मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी भी उसे मनाने के लिए वेस्ट करनी पड़ी थी तो मैं भी करूँगा, मोटू को मनाकर ही रहूँगा। अंश की बात सुनकर दक्ष ओम कृष्ण के चेहरे पर जो टेंशन थी वो गायब हो गई। ओम ने अंश की तरफ देखा जो अभी भी गीला था, काफ़ी मासूमियत से उन तीनों की तरफ देख रहा था। इस वक्त क्रूएल बिजनेसमैन अंश कपूर बिल्कुल उनका प्यारा सा दोस्त अंश लग रहा था, जो हमेशा बच्चों की तरह हरकतें करता था। ओम ने कुछ देर तक अंश को देखा और फिर अचानक से उसे गले लगा लिया। ओम ने अंश की पीठ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, कभी करने के बारे में सोचना भी मत। मुझे पता है कि मैं इन 5 सालों में तुझे सज़ा, कुछ ज़्यादा ही सज़ा दे दी। जो गलती तेरी थी ही नहीं, उस वजह से मैंने तुझे दूरी बना ली। ओम का आज पूरे 5 साल बाद खुद के गले इस तरह से लगता देखकर अंश की आंखों में से आंसू बहने लगे। अंश ने भी ओम की पीठ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, तूने 5 साल लगा लिए मुझे माफ़ करने के लिए, पर मैं खुश हूँ कि कम से कम तूने मुझे माफ़ तो किया। इन 5 सालों से तेरी बेरुखी देखकर तू नहीं जानता वो मेरे दिल पर क्या गुजरती थी। 5 साल, पूरे 5 साल हो चुके हैं अंश। आज भी मैं उन दोनों को याद करता हूँ जब हम पांचों मिलकर मस्ती करते थे, हर जगह पर घूमने जाते थे। पर आज सब कुछ बदल चुका है। तुम बदल चुके हो, दक्ष बदल चुका है, क्रिस बदल चुका है, ईशानी बदल चुकी है, सब कुछ बदल चुका है। बस मैं उससे जगह अटक पड़ा हूँ जहाँ से मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। मुझे वह पुरानी यादें, पुराने पल सब वापस चाहिए। ओम अंश की बातें सुनकर ओम ने अंश की तरफ देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मुझे तू चाहता क्या है, और तू सीधा सिंघानिया हाउस क्यों गया था? अनजाने अंश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे अपनी गलती सुधारनी है ओम। मुझे मेरी मोटू, मेरे बच्चे चारों मेरी लाइफ में वापस चाहिए। जो गलती आज से 5 साल पहले मैंने की थी उसे किसी भी कीमत पर सुधारना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मोटू के दिल में यह डर होगा कि कहीं मैं बच्चों को उससे छीन न लूँ, पर मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा ओम, क्योंकि मैं जानता हूँ बिना किसी सहारे के अगर उसने तीनों बच्चों को जन्म दिया है तो उसने कितनी तकलीफ सहन की होगी।
और एक माँ से बढ़कर बच्चों पर किसी और का हक नहीं होता। अंश की बात सुनकर दक्ष ने कहा, अच्छी बात है। अगर तूने हमारे सामने कहा होता ना कि तो बच्चों को आसानी से छीनने की कोशिश करेगा तो हम तुझे फिर से इस तालाब में धक्का देकर यहाँ से चले जाते। दक्ष की बात सुनकर ओम हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, एक गलती 5 साल पहले की थी, दोबारा कोई गलती ही करके ईशानी के दिल में खुद के लिए नफरत पैदा करना चाहता। अगर उसकी आंखों में मुझे खुद के लिए नफरत दिखाई देना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। अंश की बात सुनकर अंश ने कहा, देख अंश, मैं इतना जानता हूँ कि ईशानी 5 साल पहले तुझे बहुत प्यार करती थी। इनफैक्ट वह तुझे पागलों की तरह प्यार करती थी। बस कहीं तू उससे दोस्ती ना तोड़ दे, इस डर से वो तुझे यह बात नहीं बताना चाहती थी। पर आज उससे 5 साल बीत चुके हैं और मुझे लगता है कि सनी शायद अब तुझसे प्यार नहीं करती, क्योंकि 5 साल बहुत लंबा टाइम होता है। अंश, इन 5 सालों में ईशानी ने खुद को काफ़ी स्ट्रांग बना लिया है। अब वह पहले वाली झल्ली ईशानी नहीं रही। उसने अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना ली है। फैशन डिज़ाइन की इंडस्ट्री में सब उससे बड़ा नाम आज के वक्त पर कोई नहीं है। कृष्ण की बातें सुनकर अंश ने हैरानी से कहा, ईशानी की अलग आइडेंटिटी। अंश के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ साफ नजर आ रही थी। अंश के चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर ओम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, द फेमस डिजाइनर रोज ईशानी है। डिजाइनर रोज का नाम सुनकर अंश हैरानी से ओम की तरफ देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस डिजाइनर के पीछे दुनिया दीवानी है वह डिजाइनर कोई और नहीं बल्कि उसकी मोटू है। फैशन डिजाइनर रोज पिछले 4 सालों में इतनी फेमस हो गई थी कि उसके डिजाइन किए गए कपड़े पाने के लिए सेलिब्रिटी से लेकर पॉलिटिशियन तक करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार थे। आखिर में अंश ने खुद को संभाल कर मुस्कुराते हुए कहा, मतलब मेरी मोटू अपना सपना पूरा कर लिया। और उसके चेहरे की खुशी देखकर ओम ने मुस्कुराते हुए कहा, वह सिर्फ फेमस डिजाइनर रोज नहीं है बल्कि उसने खुद की एक डिजाइनिंग कंपनी भी स्टार्ट कर दी है, जो कि इस वक्त लंदन की टॉप कंपनियों में 4थे नंबर पर आती है। ईशानी ने इन 5 सालों में खुद के ऊपर बहुत मेहनत की है। अंश बच्चों को संभालने के साथ साथ उसने अपने करियर पर भी फोकस किया है। जिंदगी जीना जैसे वह भूल चुकी है। अगर तू यहाँ उसकी याद में तड़पता था तो वो वहाँ तेरी याद में तड़पती थी। अंश, मैंने उसकी आवाज़ में वह दर्द महसूस किया है। अपने तीनों दोस्तों की बात सुनकर अंश के चेहरे पर अजीब से कॉम्प्लेक्सेस भरे एक्सप्रेशन थे। आखिर में अंश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पर मुझे करना क्या चाहिए? क्या मोटू को मुझे माफ़ करेगी? प्लीज़ तुम लोग मेरी हेल्प करो ना। मुझे अब किसी भी कीमत पर मोटू को मनाना है। अंश की बात तूने फैलाया है, सब भी तुझे ही करना होगा। हम सिर्फ तेरी मदद कर सकते हैं, तुझे रास्ता दिखाने में, पर मंजिल पर तुझे खुद चलना होगा। ओम की बातें सुनकर अंश ने उसकी कंफ्यूजन से देखते हुए कहा, ओम मतलब? ओम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम तेरी कोई मदद नहीं करेंगे। तुझे जो करना होगा वह तू खुद करेगा। ईशानी को कैसे मनाना है वो तुझे खुद डिसाइड करना होगा। बस हम तेरे साथ खड़े रहेंगे, पर इस बारे में ईशानी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वह हमसे भी गुस्सा हो जाएगी। अब वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है। वह अपनी पुरानी यादों को याद नहीं करना चाहती। वह इस चैप्टर को क्लोज कर चुकी है, पर तुझे उससे चैप्टर को दोबारा ओपन करना होगा। ओम की बात सुनकर अंश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, चाहे मुझे कभी कुछ भी क्यों न करना पड़े, मैं मोटू को अपनी ज़िंदगी में वापस ला कर रहूँगा। 5 साल पहले मेरी वजह से मोटू को दर्द हुआ था। मैंने उसकी आंखों में दिख रहे प्यार को इग्नोर कर दिया था। शायद इसलिए अब वह मुझसे इग्नोर कर रही है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। अब से मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, मिशन ईशानी मनाओ। अंश की बात सुनकर कृष्ण और दक्ष ने खुशी से उसे गले लगाते हुए कहा, यह हुई ना बात। फाइनली मोटू और अंश की लव स्टोरी का ट्रैक कुछ तो चेंज हुआ, वरना मुझे तो लगा था कि बच्चों के बारे में पता चलने के बाद अंश बच्चों को ईशानी से जीने के लिए लड़ाई करेगा और फिर से किसी टीवी सीरियल की तरह फैमिली ड्रामा होगा। पर यहाँ कुछ अलग हो रहा है। दक्ष ने अपनी सोच में गुम होकर मजाकिया लहजे में कहा। दक्ष की बातें सुनकर अंश भी हंसने लगा और बाकी तीनों भी अंश के अपनी दोनों बाहें खोल दी। अंश ने ऐसा करते ही ओम, दक्ष तीनों सीधा जाकर उसके गले लग गए।
चारों दोस्तों ने कस के एक दूसरे को गले लगाया। आज यह मोमेंट उनकी लाइफ में पूरे 5 साल बाद आया था। अगर कुछ कमी थी तो वह थी ईशानी की कमी, जो कि बिना ईशानी के बिल्कुल भी नहीं पूरा हो सकती थी। अंश ने उन तीनों को गले लगाते हुए भारी आवाज़ में कहा, प्लीज़ फ्यूचर में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मार लेना, पीट लेना, पर इस तरह से मुझे मुँह मत मोड़ना। अब किसी की नाराज़गी बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। अंश की बात सुनकर ओम ने उससे अलग होते हुए कहा, देख अंश, मुझे तुझे माफ़ करने में 5 साल लगे, क्योंकि मैंने ईशानी को दर्द से उस गुजरते हुए देखा था जो तू सच सोच भी नहीं सकता, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। पर तेरी वजह से ईशानी को दोबारा अगर वह दर्द झेलना पड़ा तो इस बार मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ओम की बातें सुनकर अंश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं अपने मोटू को दोबारा कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। जितनी तकलीफ़ मेरी वजह से उसने सहन की थी है, अभी मुझे पहले उनकी भरपाई करनी है। मैं मोटू को अपनी लाइफ में लाकर उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ और उसकी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ों को उससे दूर करना चाहता हूँ।